नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में स्वर्गीय उमेश अग्रवाल की जयंती के अवसर पर मातृपिता भक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करते नजर आए। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नववर्ष 2026 के अवसर पर कई राज्यों से आने वाले पर्यटकों के आवागमन को सुगम बनाने की व्यवस्था का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए। सीएम धामी की ओर से समीक्षा बैठक का यहां पर आयोजन किया गया और अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए। पर्यटकों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए निर्देशित किया गया। ऐसे में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन का भी जायजा लिया गया। सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई है। ऐसे में सीएम धामी ने सभी को निर्देशित किया कि यात्रियों की सुविधा, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी और यात्रियों के आवागमन पे किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी को उनकी सुविधाओं के लिए तत्पर खड़े होना चाहिए। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे और समीक्षा बैठक में आखिरकार क्या कुछ हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, आखिरकार बैठक में क्या कुछ वार्तालाप हुई है और नए साल को लेकर खासतौर पर क्या कुछ विचार विमर्श हुआ? देखिए निशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नए वर्ष 2026 के अवसर पर कई राज्यों से आने वाले जो पर्यटक हैं उनके आवागमन को सुगम बनाने की व्यवस्थाओं को लेकर पूरी समीक्षा की है, जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन और कानून व्यवस्था की समीक्षा जो है वो की है अधिकारियों के साथ। इस पूरे प्रकरण को लेकर अगर देखा जाए तो उन्होंने पूरी जानकारी ली है कि किस तरह से व्यवस्थाएं जो है वो चाकचौबंद की गई है। आने वाले पर्यटकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है, पार्किंग की 100% उपयोगिता में लाई जाए उसको लेकर किस तरह से प्लानिंग की है, तो उसको लेकर उन्होंने पूरे तरह से समीक्षा की। उसके बाद सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए साल के आगाज को लेकर के पूरी तरह से यह देखा जाए कि कोई भी वहां हुड़दंग करता ना दिखाई दे, कानून व्यवस्था किसी भी तरह से कोई हाथ में ना ले और कानून व्यवस्था का पूरा पालन हो। जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है वो पूरी तरीके से हो और इसके साथ साथ जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनके लिए ये पूरी प्लानिंग जो है, ट्रैफिक प्लानिंग जो है वो पूरी तरह से पालन हो। और जो अगर देखा जाए तो क्योंकि पार्किंग की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या आती है, उसकी वजह से रोड पर कहीं जाम भी देखने को मिलता है। तो उसके लिए भी कहा है कि जो कमर्शियल पार्किंग है या प्राइवेट पार्किंग है उनका 100% जो है प्रयोग हो, ताकि जो रोड पर वाहन खड़ा ना करें। और क्योंकि रोड पर वाहन खड़ा होने से जाम लगता है तो उसी के लेकर सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझे और समय समय पर निरीक्षण करते रहें। जी बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। अल्मोड़ा के तहसील क्षेत्र में सैलापानी के पास यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 6 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सैलापानी के पास अचानक से बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही कई यात्रियों की मौत हो गई। अब तक 5 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस के मुताबिक खाई में गिरी कार ज्यादा होने के चलते अब रेस्क्यू अभियान में काफी कठिनाइयां आ रही हैं। हालांकि युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताते हुए पोस्ट कर लिखा कि हादसे में घायल यात्रियों को जिला प्रशासन की ओर से त्वरित रूप से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर उपचार के लिए उच्च चिकित्सा केंद्रों में अब रेफर कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की सतत निगरानी की जा रही है और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से निरंतर संपर्क में हूं। तो सैलापानी के पास भीषण सड़क हादसे की जानकारी सामने आ रही है। बेहद दुखद घटना मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा घटित हुआ है, ऐसे में कारण अनियंत्रित गाड़ी मानी जा रही है। खाई में ये यात्रियों से भरी बस जो है वो गिर गई। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। भिकिया सेंट विनायक मार्ग पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर रवाना। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वसीम अहमद हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम, सैलापानी के पास भीषण सड़क हादसे की जानकारी सामने आ रही है, आखिरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या अपडेट है? नसीम, बिल्कुल बताना चाहूंगा। दो जैसी जानकारी मिली, भिकेसर से रामनगर की ओर ये गाड़ी रवाना हुई थी।
कि उसके बाद सैलाब पानी के बाद अचानक अनियंत्रित होकर बहुत ज्यादा गहरी खाई में जा गिरी, जिस कारण मौके पे ही लगभग 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 लोग उसमें घायल हैं। और गंभीर घायलों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद उनको एयरलिफ्ट से ऋषिकेश के लिए भी रवाना कर दिया गया है, ताकि उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। साथ ही पुलिस और डीएम जिला प्रशासन की ओर से एसएसपी भी मौके पे पहुंचे हैं और डीएम भी वहां पे मौके पे पहुंचे हैं और जो अपनी निगरानी में रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। हालांकि जानकारी ये मिली है कि अभी लगभग सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बिल्कुल। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, बाकी जो घायल हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, तो आखिरकार प्रशासनिक अमला किस तरीके से डटकर युद्ध स्तर पर कार्यरत कर रहा है? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें 6 नहीं 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक का, जो पुलिस के द्वारा सूचना हमें प्राप्त हुई है। पुलिस द्वारा उनको मृतकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई, इसमें 7 लोग मृतक पाए गए और 12 घायल हैं। और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा काफी और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ठीक है नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। खबर में आगे बढ़ेंगे। मसूरी पूरी तरह न्यू ईयर के रंग में रंगती नजर आ रही है। नए साल का जश्न मनाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं। होटल, होमस्टे और पर्यटक स्थलों पर रौनक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सैलानी मसूरी पहुंचकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि इन दिनों मसूरी का मौसम बहुत सुहाना है। बहुत ही खुशी का समय है। बड़े दिन 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी नए साल के दिन तक मसूरी में पूरे राष्ट्र भर से, विश्व भर से पर्यटक आते हैं और इस बार पर्यटकों की जो आमद है, पर्यटक की जो गिनती है, वो काफ़ी अत्यधिक है। पर्यटक ना सिर्फ मसूरी में क्रिसमस का चाव देखने आ रहे हैं, पर्यटक नया साल मनाने आ रहे हैं, धूप का मज़ा लेने आ रहे हैं। जो धूप मैदानी क्षेत्रों जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी से गायब है, वो धूप सिर्फ मसूरी में मिल रही है, हमारे शहर में मिल रही है। तो एक आनंद का समय है और मैं चाहूँगा और पर्यटक आए। इस समय होटल की जो ऑक्यूपेंसीज़ हैं वो बड़ी अच्छी हैं, 75-80% तक ऑक्यूपेंसी जा रही है होटल्स की। व्यवसायी खुश हैं, हमारे समस्त मजदूर भाई खुश हैं, हमारे रिक्शा चालक खुश हैं, टैक्सी चालक खुश हैं और मसूरी को अर्थव्यवस्था में एक नई मजबूती मिली है इस नए साल में, इस साल के अंत पे और नए साल की शुरुआत पे। और उम्मीद करूँगा कि ये मजबूती आने वाले 2026 के वर्ष से पूर्ण रूप से मिले। मसूरी के सभी होटलियर्स पूर्ण रूप से तैयार हैं जो ये नया साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक आने वाले हैं। जो स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने पैकेज निकाले हुए हैं, 2 नाइट्स 3 डेज़ का, 3 नाइट्स 4 डेज़ का, बड़े अट्रैक्टिव पैकेज निकाल रखे हैं। और जो स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं इन पे लगभग कहीं 70%, कहीं 80% बुकिंग बन चुकी हैं। अन्यथा सभी होटल्स में लगभग 50% बुकिंग अभी बनी है। उसका मूल रूप से कारण ये है कि ये 31 वेडनेसडे को पड़ रहा है, जो कि सैटरडे संडे से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए बुकिंग्स लो हैं। कुछ वॉक-इन्स भी आते हैं नए साल मनाने के लिए, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कुछ बुकिंग्स में इजाफा होगा और लगभग 31 दिसंबर को हमारी 70% बुकिंग्स बन जाएंगी। आपका पूरा नाम? मेरा नाम प्रदीप है, मैं हरियाणा बहादुरगढ़ से हूँ। नए साल के लिए मसूरी पहुंचे हैं, किस प्रकार से मनाने जा रहे हैं नए साल? क्या करेंगे नए साल को लेकर? क्या नया रेजोल्यूशन है? पहले तो मैं आने वाले नए वर्ष की सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही ये कहना चाहूँगा कि मसूरी में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिनकी वजह से मैं लगातार 3 साल से आ रहा हूँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत ही अच्छा माहौल मिलता है, क्राउड भी अच्छा मिलता है, तो इसीलिए मसूरी आना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे न्यू ईयर को लेके अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनको एंजॉय करने के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ आते हैं। इट्स वेरी क्लियर एंड क्रिस्प, क्योंकि बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वी आर एंजॉयिंग द वेदर, द सनी वेदर इट्स हियर। मेरा नाम नितिश। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। सर आप क्या कहेंगे वेदर के? में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लियर आसमान है। आपको अगर दिल्ली में ऐसा आसमान देखने को नहीं मिलता, लाइक स्टार्स एंड एवरीथिंग, यहाँ पे सब क्लियर है, हवा अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है। तो मैं कहूँगा सभी को विंटर्स में आना चाहिए एंड विंटर लाइन देखनी चाहिए। दे शुड ऑल एंजॉय इट। यहाँ मसूरी के अंदर
बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी 1 घंटे पहले यहाँ पे आए एंड वी हैव बीन टू द मार्केट चक्राता। We'll heard about this winter carnival. That's why we are crossing. We are going to Delhi via Mussoorie from Chakrata. कुछ समय से हम देख रहे हैं मतलब जगह सोशल मीडिया पे कि बहुत ट्रैफिक है। उतना भी ट्रैफिक नहीं है, उतना भी क्राउडेड नहीं है, ठीक है। इट्स ओके टू कम हियर। हाँ, यू कैन एंजॉय यार। ऐसा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, इट्स पीसफुल। हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। आरोप है कि सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने न सिर्फ अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, बल्कि वहां खुलेआम शराब का अवैध कारोबार भी संचालित किया जा रहा है। इस अवैध नशे के कारोबार के कारण बीते कई दिनों से लोगों की जान भी जा चुकी है, जिससे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इसी क्रम में आज समाज सेवी विपिन पांडे ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और वहां चल रहे नशे के काले कारोबार को तत्काल ध्वस्त करने की मांग की। जो ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य था, हमारा जो क्षेत्र है लामाचौड़ वो शिक्षा नगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसी क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की जो सरकारी भूमि है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग की भूमि है, उस भूमि पर लामाचौड़ क्षेत्र में कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा किया गया है और जो कब्जेधारी हैं उनके द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब का काला कारोबार, और वो ऐसी जहरीली शराब जो पाउच में मिलती है, उसको पीने से अगर पिछले 10 दिन की बात करूँ तो 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और इससे पहले अगर 5, 7, 10 साल की बात करूँ तो सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। और वो जो जमीन है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग की है, पुलिस प्रशासन से हम शिकायत करते करते हार चुके हैं। अगर आप मेरी सोशल मीडिया में मेरी पोस्ट भी देखेंगे तो मैंने उसकी कई वीडियोज वायरल भी करे, लेकिन पुलिस प्रशासन उस पर, क्योंकि उन्हीं की मिली भगत से काम होता है, तो हम उसकी जड़ पे पहुंचे कि आखिर ये लोग इसको पनाह देने वाले या वहां पे कौन ऐसे लोग हैं जिनके कारण ये काम कर पा रहे हैं। तो उसका सबसे पहला कारण मुझे मिला कि पीडब्ल्यूडी विभाग की वो जमीन है जिसमें ये रहकर वहां पे अवैध शराब का काला कारोबार कर रहे हैं। तो हम विभाग के पास आए और हमने उनसे निवेदन किया कि आप अतिक्रमणकारियों को नोटिस दें या जैसे भी करें, वो अतिक्रमण हटना चाहिए। हल्द्वानी के बनबुलपुरा में रेलवे की लगभग 29 से 30 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण मामले में अब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया भी नहीं है कि एक दूसरे मामले में प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया गया है। ऋषिकेश में 2866 एकड़ भूमि को लेकर बवाल मचा हुआ है। जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और नेता आरोपों की राजनीति में जुटे हैं। रेलवे जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 फरवरी 2026 को आना है। कोर्ट का फैसला क्या होगा ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन मौजूदा वक्त में ऋषिकेश में वन भूमि की नपाई को लेकर बवाल मचा हुआ है। 2 दिनों से यहाँ के लोगों में शासन प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है। बवाल के बाद ऋषिकेश पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जनता के पास पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऋषिकेश की जनता ने बताया कि सरकार की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। सरकार मदद की बजाय उन्हें डराने का काम कर रही है और निर्दोष लोगों और पत्रकारों को जेल में भेजने का काम कर रही है। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बापूग्राम, मालवीय नगर, गीतानगर या जहाँ भी ये विभागीय कार्यवाही चल रही है, और निश्चित रूप से जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि मैं मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहा हूँ, लेकिन धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हमें समय भी दिया और मैंने अपने उस विधानसभा क्षेत्र के अपने तमाम जो हमारे वहाँ के पार्षद हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन हैं, सबके साथ मिलके अभी मुख्यमंत्री के आवास से मैं बात कर रहा हूँ कि उनके साथ बैठना हुआ, उनसे भेंट की, और बढ़िया बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विषय के बाद अपने यहाँ पहले से ही पीसीसीएफ को, यानी कि वन विभाग के जो चीफ हैं उनको बुला रखा था, उनके सामने हमने अपना विषय रखा और हमने साफ तौर पे कहा है कि जनता का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो जिनको 50, 100 गज, 200 गज, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उसमें लगाया,
मकान बनाने की क्रिया में थे, अब उन्हीं के साथ भी यही हो जाए, सड़क पे आप जो है मुनारा लगा दें, अपना बोर्ड लगा दें, तो ये तो जनता के साथ जाति मानी जाएगी ना। और मैंने ये भी कहा है कि यदि माना हमारे लोगों के साथ कार्रवाई हो रही है तो विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई हो। और इस प्रकार से जनता को राहत मिलनी चाहिए। वो कार्रवाई हो कब हो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी जनता को राहत मिलनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह एक और भी किया मैंने कि अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट में कोई सक्षम वकील खड़ा करके इस विषय की पैरवी भी की जानी चाहिए, ताकि ये विषय हमेशा के लिए दब जाए कि आज तो दबा और फिर कल खुल जाए, तो एक पैरवी हो ताकि ये विषय ही समाप्त हो जाए। दरअसल 1950 में लगभग 2866 एकड़ वन भूमि पशु लोक सेवा समिति को लीज पर दी गई थी। 1984 में ये आवंटन वापस ले लिया गया, लेकिन हजारों एकड़ भूमि पर निजी व्यक्तियों का कब्जा बना रहा। उस पर अवैध रूप से मकान बना लिए गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को मूक दर्शक बने रहने के लिए फटकार लगाई और स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट के आदेश पर वन विभाग की टीम सर्वे के लिए पहुंची तो बवाल मच गया। बात ऋषिकेश या हल्द्वानी में सरकारी भूमि पर कब्जे की नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि उत्तराखंड में और ऐसे कितने मामले हैं जिनमें सरकारी जमीनों पर किसी न किसी रूप से कब्जा हो रखा है। राजधानी देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक जमीनों पर कब्जे लगातार बने हुए हैं, जिनकी खबर लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी है। 2017 से ही सत्ता में बीजेपी की सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अक्सर दावा करते हैं कि सरकार अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जिस तरीके से बरसों से घर बना करके रह रहे लोगों पर ऋषिकेश में प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से वन विभाग ने भूमि का चिन्हीकरण शुरू किया और लोगों ने सड़कों पर उतर करके जम करके विरोध किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इससे सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जिन लोगों को रोटी कपड़ा और मकान देने का काम सरकार का है, आखिर उन लोगों से छत छीनने का काम क्यों किया जा रहा है? अगर सरकारी भूमि खाली कराना जरूरी है तो सरकार उन लोगों के पुनर्वास के लिए क्या योजना बना रही है? सरकार अगर लोगों को विश्वास में ले नहीं पा रही है, उनको एक सुरक्षित भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं कर पा रही है, तो विरोध होना स्वाभाविक है। और ये केवल ऋषिकेश में नहीं हो रहा है, हल्द्वानी में हम इस प्रकार की घटना देख चुके हैं। राजधानी देहरादून में आए दिन हम लोगों को उजाड़ने के लिए प्रशासनिक बुलडोजर चलता हुआ देखते हैं। आखिर ये सरकार लोगों के साथ करना क्या चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर लोगों का भविष्य क्या होगा, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनको एक सुरक्षित घर मिलेगा, इस पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। आखिर कहीं ना कहीं तो उन लोगों को रहना है, कहीं ना कहीं तो उनका भविष्य तय होना है। जब सरकार के पास पुनर्वास की कोई ठोस नीति नहीं है, इसी कारण लोगों के मन में आशंकाएं हैं और सरकार की अनुभवहीनता के कारण ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। देखते हैं सरकार लोगों का उत्पीड़न करती है या उनको सुरक्षित भविष्य के प्रति आश्वस्त कर पाती है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की लगभग 29 से 30 बीघा रेलवे की भूमि पर ही 4,000 से ज्यादा की आबादी बसी है, जिसे हटाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऊपर से अब ऋषिकेश का मामला सामने आया है और अब इन सब के बीच देहरादून में नदियों के किनारे भी अतिक्रमण का प्रकरण है। तो सवाल है कि क्या सरकार के लिए इन जगहों पर बसे लोगों को हटा पाना आसान नहीं है। बड़ी बात यह है कि दून में नदियों किनारे बसे अतिक्रमण का मामला हो या फिर ऋषिकेश और हल्द्वानी का मामला, ये सब कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में इस सब पर सरकार का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्निबल टीवी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।